हाय बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 19वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है और यह पाठ जो है वह एक यात्रा वृत्तांत है। चलिए जो बच्चों जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ क्रमांक 19 कैलाश मानसरोवर। इस पाठ के लेखक है स्वामी तपोवनम। इस पाठ में लेखक स्वामी तपोवनम इन्होंने अपने यात्रा का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। साहित्य की अलग अलग विधाएं होती है, उसमें से यात्रा वर्णन ये साहित्य की एक विशेष विधा मानी जाती है, जिसमें लेखक जहाँ पर भी जाता है उस स्थान का विस्तार रूप से प्रवास करता है और प्रवास का वह वर्णन लिखता है। उसकी यात्रा का इत्थंभूत जानकारी हमें देते हैं, उस वर्णन को हम यात्रा वर्णन कहते हैं। इस पाठ में हमें यात्रा वर्णन विधा से भी परिचित कराया गया है तथा कैलाश मानसरोवर तक के मार्ग एवं मुख्य स्थानों की जानकारी दी गई है। व्याकरण में हम प्रत्यय एवं उनके प्रकार पढ़ने वाले इस पाठ के साथ, तो व्याकरण के जो हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं आस विद्यालय के, उसमें प्रत्यय और उसके प्रकार आप देख सकते हैं। उसमें विस्तार से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब बच्चों हम पाठ को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लेखक जो है वह कैलाश मानसरोवर घूमने क्यों जाते हैं, इसका पहला उन्होंने परिच्छेद में कारण बताया है। पुराणों में भगवान शिव के निवास के रूप में मान्य कैलाश के दर्शन की इच्छा बहुत दिनों से मन में थी। साथ ही मानसरोवर में स्नान करने की भी बड़ी साध थी, अर्थात इच्छा थी। और इसी कारण लेखक कैलाश मानसरोवर के लिए क्यों गए थे, तो पुराणों में जो भगवान शिव के निवास के रूप में मान्य जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत जो है वह भगवान शिव शंकर का निवास स्थान माना जाता है और बहुत सारे धार्मिक लोग वहां पर यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो लेखक के मन में भी कैलाश पर्वत की यात्रा करने की इच्छा थी तथा मानसरोवर जो कैलाश पर्वत के निकट स्थान मीठे पानी का एक पवित्र झील माना जाता है। मान्यता अनुसार इस मानसरोवर में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, ऐसी पुराणों ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में मान्यता है। तो इसी कारण वह भी लेखक भी चाहते थे कि मानसरोवर में जाकर वह एक बार स्नान कर ले और कैलाश पर्वत के दर्शन और कर ले। और यह उनकी इच्छा बहुत दिनों से इच्छा थी और इसी कारण वह कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन के लिए जाते हैं। अब आगे उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने प्रवास किया है, उनको क्या क्या अनुभव आया है, ये विस्तारित रूप में हमें बताया है। चंदननाथ से कोचरनाथ पहुंचा और 2 दिन वहां रुका। अब देखिए प्रवास की शुरुआत में वह चंदननाथ से कोचरनाथ तक गए थे और वह 2 दिन के लिए वहां पर रुके थे। अब चंदननाथ से कोचरनाथ का जो रास्ता है वो लगभग 5-6 दिन का रास्ता है। मानसरोवर और कैलाश पर्वत वहां से अधिक दूर नहीं था, इसलिए मैं एक बालक के समान बड़े उत्साह के साथ चलता गया। अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर वो 1 दिन का यात्रा नहीं होती है। अगर वो अधिकतर के धार्मिक स्थल की हम यात्रा करते हैं, जैसे कि देखो जैसे बहुत सारे धार्मिक स्थलों एक साथ दर्शन किए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक उत्तर दिशा में होता है, एक पूर्व दिशा में, एक दक्षिण, ऐसे अलग अलग दिशाओं में होते थे। तो एक साथ लोग ऐसे धार्मिक इच्छा रखने वाले धार्मिक जो लोग होते हैं वो इस प्रकार की यात्राओं को एक साथ ही धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक के मन में यह अतृप्त इच्छा थी कि कब वो भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में जो कैलाश पर्वत है वहां पर जाएंगे। वहां पर वो जाते हैं तो वह एक उनके लिए बड़े उत्साह के रूप में उनके मन में वो बहुत उमंग उत्साह थे। जैसे कि आप लोगों के स्कूल से पिकनिक जाते हैं या दोस्तों के साथ आप कभी घूमने जाते हैं तो देखो कितना चाव आपके मन में होता है
और जिस स्थान पर जाना होता है ना, तो पहले से स्कूल के शिक्षकों के द्वारा स्कूल में सुन सुन सुनकर आपके मन में ये इच्छा हो जाती कि कब मैं वो पिकनिक का दिन आएगा और कब मैं उस स्थान पर पहुंचूंगा। तो वैसे ही एक छोटे से बालक के समान बड़े उत्साह के साथ लेखक मानसरोवर और कैलाश जो एक दूसरे से नजदीकी थे, तो वहां पर जाने के लिए वह उत्साहित हो गए थे। और जैसे वो जो प्रवास था, वो जो यात्रा था, वो किसी एक दो दिन का नहीं था, बल्कि 5-6 दिन का या उससे ज्यादा भी दिन का वह यात्रा हो सकती थी। फिर भी एक बालक के समान उत्साह उनके मन में थे। रास्ते में कई दर्शनीय स्थानों और गांव को पार करते हुए 7-8 मील दूर चलने पर मैं तकलाकोट नामक तिब्बत की प्रसिद्ध मंडी के पास पहुंच गया। अब देखिए, लेखक एक एक स्थान का वर्णन करे कि किस प्रकार से वह कौन से स्थान पर कहाँ कैसे गए और उसकी विशेषता वो हमें बता रहे। अब देखिए, शुरुआत में बता रहे कि रास्ते में जब वो यात्रा कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे, कई सारे दर्शनीय स्थान थे, कई गांव थे। तो एक एक दर्शनीय स्थान गांव को पार करते हुए वो लगभग 7-8 मील दूर चलने पर एक तकलाकोट नामक तिब्बत की प्रसिद्ध मंडी का अर्थ क्या होता है? बाजार। जहाँ पर देखो, आप लोगों को पता होगा कि अलग अलग वस्तुएं हम खरीदने के लिए जाते हैं, अलग अलग वस्तुएं वहां पर बेचने के लिए दुकानें होते हैं। तो ऐसे स्थान जहाँ पर हमें बहुत सारी वस्तुओं को हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ऐसे बाजार, उसे हम मंडी कहते हैं। अब यहाँ पर तिब्बत जो है वह भारत के उत्तर दिशा में स्थित एक देश है जो वर्तमान चीन के अंडर में आता है, चीन के नियंत्रण में है। तो अब लेखक कहते हैं कि तकलाकोट नामक तिब्बत की प्रसिद्ध मंडी के पास वो अब पहुंच चुके थे। मेरे साथी आनंद गिरी भी थे। तो वो अकेले नहीं थे, उनके साथी भी थे, उनके दोस्त भी थे। रास्ते में कई नदियों को लकड़ी और रस्सियों के पुलों द्वारा पार करना पड़ा। अब देखिए, वो अधिकतर जो धार्मिक स्थल जो होते हैं ना, वह पहाड़ों पर होते हैं, नदियों के किनारे होते हैं। तो पहाड़ों तक पहुंचने के लिए इन नदियों को लांग कर जाना पड़ता है। तो उसके लिए नदियों से लांघने के लिए लकड़ियों के या रस्सियों के अलग अलग तरह के पुल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक वर्णन कर रहे हैं कि उन्हें जब वहां पर जाना था तिब्बत की प्रसिद्ध मंडी में, तो नदियों के ऊपर जो लकड़ी और रस्सियों के द्वारा बनाए जो पुल होते, उनको पार करके उन्हें वहां से गुजरना था। कर्नाली नदी के उस पार तकलाकोट मंडी तथा इस पार पूरण मंडी स्थित है। अब देखिए, जिस नदी से वो जा रहे थे, गुजर रहे थे, उस नदी का नाम क्या है? कर्नाली नदी। और एक और कौन सी मंडी है, कौन सा बाजार है? तकलाकोट मंडी। और दूसरी तरफ पूरण मंडी। यह कर्नाली नदी के दोनों तरफ प्रसिद्ध मंडियों के नाम है। हमने पूरण मंडी में एक नेपाली कर्मचारी के पड़ाव में 2-3 दिन रुककर आराम किया। अब देखिए, प्रवास में जब वो यात्रा कर रहे थे, अभी बहुत दिनों की अगर यात्रा होती तो यात्रा में अधिक घूमने के कारण थकावट होती है। तो इस ऐसे समय पर या किसी एक स्थान पर अगर बहुत सारे दर्शनीय स्थान, धार्मिक स्थानों के दर्शन लेने होते, तो वह वहां पर रुकने पड़ते हैं 1-2 दिन। तो यहाँ पर लेखक वही बता रहे कि पूरण मंडी में एक नेपाली कर्मचारी के यहाँ पर उन्होंने 2 दिन रुककर आराम किया था। वहां से हम केवल 25 मील की दूरी पर स्थित मानसरोवर जाने के लिए फिर आगे चलने लगे। अब पूरण मंडी से वो 25 मील लगभग की दूरी पर मानसरोवर जो था, वहां पर जाने के लिए वे अपने दोस्त के साथ निकले। तकलाकोट के पास रास्ते में 2-3 गांव और कुछ खेत मिले। देखिए, वो किस प्रकार से रास्ते में सारे वृत्तांत हमारे सामने रख रहे कि वो जब हम खुद का अनुभव तो लिख रहे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि वह हम अभी वो प्रवास कर रहे, वो यात्रा कर रहे, और उसका सारा चित्र हमारे सामने उभर आता है। तकलाकोट के पास रास्ते में 2-3 गांव है, कुछ गांव में खेत है। तिब्बत में जीवन बहुत कठिन है, इसलिए यहाँ के लोग बहुत मेहनती है। अब देखिए, जैसे कि भौगोलिक वातावरण, पर्यावरण वातावरण के अनुसार वहाँ के लोगों का जीवन देखा जाता है, तो उसके अनुसार होता है। अब एक तिब्बत जो है या कैलाश पर्वत जो है, वहां पर देखो अधिकतर खेती या ये सारे साधन मनुष्य के जीवन के आवश्यक के लिए जो साधन होते हैं जीवन आवश्यक, वो बहुत से स्थानों पर कम मिलते हैं, और उसी कारण वहाँ के लोगों को जीवनावश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। तो वही बात यहाँ पर हमें बता रहे लेखक कि तिब्बत में
जीवन बहुत कठिन इसलिए है और यहाँ के लोगों को जीवनावश्यक वस्तु प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम मेहनत करना पड़ता है। दिन भर बर्फ से ढके पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों को देखते हुए और उनकी तराई के मैदानों में चलते हुए गौरी ओड़ा नामक विशाल मैदान में शाम होते होते पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पर बर्फाच्छादित प्रदेश होने के कारण सूरज के दर्शन भी बहुत कम दिखाई देते होंगे और इसी कारण खेत तो सब मिट्टी ये सारी चीजें वहां पर नहीं होती थी। तो वहां पर ज्यादा करके जो सर्वसामान्य हम देख सकते हैं कि जो अनाज की निर्मित होती है या जीवनावश्यक वस्तु होते हैं वो वहां पर नहीं मिल सकती। इसी कारण वहाँ के लोगों का जो लोक जीवन है वो प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत सारे कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं। अब लेखक आगे वर्णन कर रहे हैं कि दिन भर बर्फ से ढके पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों को देखते हुए और उनकी तराई के मैदानों में चलते हुए गौरी ओड़ा नामक विशाल मैदान में शाम होते होते पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पर और एक स्थान का नाम दिया गया है गौरी ओड़ा। अब देखिए इस नाम से ही हमें पता चलता है गौरी किसे कहा जाता है, किसका नाम होता है गौरी। तो ये गौरी किसे कहा जाता है, तो गौरी माता पार्वती का एक नाम है। अब गौरी ओड़ा जो है ना एक गुफा है और वो गुफा का नाम है गौरी ओड़ा। अब इसे गौरी ओड़ा यह नाम क्यों दिया गया है, तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मानसरोवर तक जाने वाला जो रास्ता है उसके मिलने वाला स्थान जहाँ पर एक गुफा है, अलग अलग गुफाएं वहां पर छोटी बड़ी गुफाएं होंगी, उसमें से एक ये स्थान है जहाँ पर देवी पार्वती का निवास स्थान वह माना जाता था, इसीलिए उसे गौरी ओड़ा नाम से जाना जाता है। आगे लेखक कहते कि अब हम 16,000 फुट ऊंचे तिब्बत के मशहूर मैदान में थे। हवा तेजी से चल रही थी। सावन के महीने में बार बार होने वाली वर्षा एवं हिमताप का सामना हमें अपने साहस के बलबूते पर करना था। अब देखिए अगर हम मैदानों में पठारों में रहने वाले लोग नहीं है, बर्फाच्छादित प्रदेश में रहने वाले लोग नहीं है, तो वहां पर अगर हम जाते हैं तो वहां का वातावरण हमारे लिए थोड़ा प्रतिकूल होता है। कि अब यहाँ पर लेखक वही बता रहे हैं कि जब वो 16,000 फुट ऊंचे तिब्बत के मशहूर मैदान पर पहुंचे तो वहां पर बर्फाच्छादित प्रदेश होने के कारण पहले ही ठंडक का मौसम, ठंडी हवा है, उसमें से हवा तेज चल रही है तो और भी ठंडी वहां पर लग रही होगी। और सावन के महीने में बार बार होने वाली जो बारिश है, वर्षा है और हिमपात अर्थात वहां पर जो बरसात होती है, हमारे यहाँ पर अधिकतर देखते हैं बरसात के दिनों में जो मूसलाधार बारिश होती है तो भी हम लोगों को बहुत अधिक लगता है, मतलब ठंडी लगने लगती है या वो मौसम हमें थोड़ा हमारे शरीर के लिए वो मतलब वो हम सामना उसको एडजस्ट करने में हमें समय लगता है। और लेकिन यहाँ पर जो बरसात होती है, वर्षा का पानी होता है, वो बर्फ के युक्त होने के कारण हिमपात कहा जाता है कि जिस बरसात के पानी के बूंदों में बरसात के बर्फ जैसे होते हैं, बर्फ के बूंद जैसे वो बरसात की बूंदे होती है, तो उसे हिमपात कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि यह सारी पहले ही बर्फाच्छादित प्रदेश देन उसके साथ तेज हवा और कंटिन्यूस बारिश के साथ साथ हिमपात, ये जो अगर हमें सामना करना था उसकी आदत नहीं थी, तो वह हमारे अंदर के साहस के बलबूते पर हमने यह सारा यात्रा करने का ठान लिया था। वहाँ के जो लोग थे उनको यह सारे वातावरण की आदत थी, इसलिए उनको यह सारी बातें आम लगती थी। लेकिन वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में पर्यटन स्थानों पर जो लोग आते हैं उनको यह सारे आदत नहीं होने के कारण वह उस समय थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा समय मतलब वहां पर देखो जिनको अच्छे से शारीरिक अवस्था अच्छी है वही लोग ऐसे वातावरण में अपने आप को ढाल सकते हैं। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि लेखक की जो अतृप्त इच्छा थी कि उनको कैलाश पर्वत और मानसरोवर में स्नान करने के लिए जाना था, कैलाश पर्वत के दर्शन लेने थे, तो उन्होंने वह यात्रा आरंभ की थी और किस प्रकार से उनको वहाँ के दर्शनीय स्थलों का अनुभव आ रहा था, वो लेखक हमें हर परिच्छेद में उसकी विशेषताओं के साथ बता रहे हैं। आगे भी हमें इस यात्रा वृत्तांत का आनंद लेना है, उसको विस्तार से पढ़ना है, लेकिन उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।